नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास बुलेटिन की और चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब उत्तराखंड अपनी भूमि के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। यहाँ के युवा संस्कृति बचाने के लिए मैदान में उतरे थे। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दमन किया था, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य की रचना की थी। अटल जी ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे छोटे राज्य बनाए थे, जिनका उद्देश्य केवल विकास करने का था। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेक तीर्थों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी। उत्तराखंड के विकास को आज एक नई उड़ान मिली है। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि साल 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए 3,56,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने यानी ग्राउंडिंग करने में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। ये राज्य में रोजगार और खुशहाली की नई राह खोलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था। 3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन से बीते 4 वर्षों। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेसकोर्स स्थित अमृत हॉल में आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ये कार्यक्रम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में आस्था, एकता, संस्कारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में
कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 5 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है, जिनमें विभिन्न विधेयकों और अधिनियमों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट ने उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 को अनुमोदन दिया। वहीं उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को प्रख्यापित किए जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सार्वजनिक द्वारा रोकथाम विधेयक 2026 और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधान को अधिनियम के रूप में प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चंपावत जिले के रहने वाले अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बता दूं कि बाराकोट विकास खंड के जुलापे गांव निवासी अनुज पंत की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन कर बधाई थी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करना बेहद गौरव की बात है। अनुज पंत की ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने विश्वास जताया कि अनुज पंत प्राथमिक सेवा में अपनी प्रतिभा और समर्पण से देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं अनुज पंत ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोत्साहन से उन्हें देश सेवा के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। अनुज नमस्ते। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिताजी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ हाँ देवभूमि खटीमा में। तो सबसे मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है फिर है। ठीक है। ठीक प्रणाम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 20 मार्च के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वह धराली से बैसानी तक वाया चनागाड़ और धराली होते हुए क्षेत्र का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। हरीश रावत ने बताया कि वह सरकार को 20 मार्च तक का समय देना चाहते हैं ताकि विधानसभा सत्र में आपदा पीड़ितों के लिए बनाई गई कार्य योजना को सदन के पटल पर रखा जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए वह स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की स्थिति का जायजा लेंगे और उनसे संवाद करेंगे। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की है। चारधाम यात्रा के तहत यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार कुल 70% पंजीकरण ऑनलाइन है और 30% ऑफलाइन किए जाएंगे। श्रद्धालु वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने श्रद्धालु से अपील की कि यात्रा को सुचारू बनाने के लिए पहले से ही अपना पंजीकरण आवश्यक करा ले। ये सभी काउंटर दिन रात यानी पूरे 24 घंटे काम करेंगे ताकि किसी को भी रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो सके। रजिस्टर स्थलों पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा रूट पर मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए स्पष्ट सीन्स और यात्रा के मानकों को ध्यान में रखते हुए एसओपी भी जारी किए गए हैं। यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। चारधाम यात्रा में इस बार कुल 1800 बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें 400 बसें रिजर्व रहेंगी। प्रतिदिन 130 बसें रवाना होंगी और 10 दिन की यात्रा अवधि में लगभग 1300 बसें मार्ग पर चलेंगी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि लोगों उत्तराखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने पर रहेगा। इसके लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संपर्क अभियान चलाए जाएंगे। भाजपा का मानना है कि सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और यही भरोसा पार्टी की ताकत बनेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाना पार्टी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भाजपा एक बार फिर प्रदेश में मजबूत सरकार बनाने में सफल होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में तीसरी बार आना बिल्कुल जरूरी है और आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारी महिलाओं का होगा, हमारे युवाओं का होगा, हमारे किसानों का होगा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं का होगा। तो आप वो देखेंगे कि ये सारी लोग, ये फैक्टर्स जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अब महिलाओं के लिए या पार्टी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन तक, हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन तक हम पहुंचे और अपनी बात, जो हमने काम किए हैं, उनको वहां तक पहुंचा पाए। तो उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग माध्यम से, बूथ से लेकर और बड़े लोकसभा तक के कार्यक्रम पार्टी के आगामी कुछ महीनों में। देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर फर्जी एआई जनरेटेड पोस्टरों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ फेसबुक पेजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं की छवि को भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए धूमिल किया जा रहा है। महिला कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी से मुलाकात करी। हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में सोशल मीडिया के द्वारा संचालित पेज धाकड़ धामी, वसूली मोर्चा अभियान, धामी की धमक, सनातनी धामी, इन पेजों के द्वारा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और बाकी सब लोगों की छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने का काम ये पेजेस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम ये पेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनसे बात करी और हम लोगों ने ये उनको बोला है कि अगर अगले 15 दिनों पे इन पेजों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को मजबूरन एसएसपी ऑफिस के में लगातार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ईएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।
सहस्त्रधारा रोड स्थित आपको बता दें अपग्रेड लर्निंग सेंटर ने अपने आधुनिक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की शुरुआत कर दी है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के निदेशक नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य उत्तराखंड के युवाओं को एआई, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय राज्य के लिए तैयार करना है। संस्थान न केवल अनुभवी फैकल्टी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि छात्रों को करियर गाइडेंस और प्लेसमेंट में भी पूरी मदद की जाएगी। पहले चरण में 200 सीटें रखी गई है, जिसमें मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और छूट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लर्निंग सेंटर खुला संस्थान, जहां हम बच्चों को जो 12th या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उनको डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करा रहे हैं, जो वेरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 4 से 6 महीने के, जिसे करने के बाद बच्चा जो है तुरंत नौकरी लायक बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है और खासकर पहाड़ के बच्चों का हमारा बड़ा प्रेम है। हम चाहते हैं कि पहाड़ के जो बच्चे हैं हमारे, वो रोजगार लायक बन सके और ताकि शहर इस प्रदेश से पलायन थोड़ा कम हो। लेकिन इन कोर्सों को करने का एडवांटेज ये है कि बच्चा वर्क फ्रॉम होम भी ले सकता है इजीली। वो कहीं अगर सुदूर चमोली का हो या कहीं का भी हो बच्चा, तो अपना वर्क फ्रॉम होम लेके अपने घर पे लेके काम कर सकता है। ये उद्देश्य हमारा। जब इसके जो मिनिमम चार्जेस हैं वो हमारे करीब 65,000 रुपीज हमारी एक फीस है 4 महीने कोर्स की, वो वहां से लेके 75,000 तक की हमारी फीस है। ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से, NSDC से, जो भारत सरकार की कंपनी है। छात्रवृत्ति जो है, हम बच्चों को अपने संस्थान में बुलाते हैं और उनसे एक टेस्ट करवाते हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं, और जिस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे बच्चे को हम करीब 75 to 100% तक का स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ये हमारी जो क्लासेस हैं कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड पे हैं। हमारे यहाँ बच्चा आएगा और हमारे संस्थान में बच्चा पढ़ेगा, और अगर किसी कारणवश बच्चा नहीं आ पाता है या किसी शहर से बाहर है किसी कारणवश, तो ऑनलाइन भी क्लास ले सकता है। प्लस उसके पास ऑप्शन ये होता है कि ये सारी चीजें उसके पोर्टल पे हैं, बच्चे के पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जहां पर वो बच्चे के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को राजधानी देहरादून में पिंक हाफ मैराथन 1.0 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। विकास नगर एथलेटिक्स क्लब और पिंक पैंथर ग्रुप की इस संयुक्त पहल में 2 किलोमीटर से लेकर 21 किलोमीटर तक की विभिन्न श्रेणियों में दौड़ आयोजित आपको बता दे करेंगे। इस मैराथन में न केवल उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के धावक जुटेंगे, बल्कि अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी अपनी ताकत दिखाएंगे। आयोजन में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। वहीं मेडिकल पार्टनर के रूप में कैलाश हॉस्पिटल और डॉल्फिन इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य सेवाएं संभालेंगे। सभी प्रतियोगिताओं को मेडल और विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रभजोत सिंह हूँ और हमारे द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है मैराथन दौड़ का, जिसको कि पिंक हाफ मैराथन आयोजन समिति जो है हमारी वो कर रही है। और इसमें हमारे 2 ग्रुप हैं, जो विकास नगर एथलेटिक्स क्लब और पिंक पैंथर से मिलके इसको आयोजन इसका कर रहे हैं। ये दौड़ का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग इसमें प्रतिभाग करेंगे। अभी तक 300 से 400 लोग इसमें पंजीकरण कर चुके हैं और ये 8 मार्च को होगी, जिसमें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ें रखी गई हैं। और इससे हम यही समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि महिला और पुरुष वर्ग दोनों ही बराबर हैं और उस दिन सभी पुरुष मातृशक्ति के सम्मान में दौड़ रहे हैं। और इसमें अलग अलग एज कैटेगरी रखी गई है, उसमें प्राइज रखे गए हैं और ओपन कैटेगरी में कैश प्राइज भी रखे गए हैं। और जितने भी प्रतिभागी इसको प्रतिभागी कंप्लीट कर रहे हैं उनको मेडल दिया जा रहा है, जिससे कि वो मोटिवेट हो और अपने आसपास के जो समाज को मोटिवेट कर पाएं। और हमारा ये कार्यक्रम बेस्ड रहेगा महिला सशक्तिकरण। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार जहां इस राज्य की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के GSDP 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो 7.2% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं प्रति व्यक्ति
आय 1.94 लाख रुपए से बढ़कर 2.73 लाख रुपए होने का दावा किया गया है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और उनका कहना है कि सरकार जमीनी हकीकत से परे विकास के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दों को भी उठाया और सरकार के पर्यावरण संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लेकर दोनों इंजन्स की हमने आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए, जिसमें हमने बताया कि केंद्र सरकार कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर मुख्य पेयजल जैसे या प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण PMGSY जैसी सड़कों के लिए बजट में कटौती कर रही है, जिससे उत्तराखंड सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। जो 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें ऐसी हैं जो उत्तराखंड को नुकसान देंगी। जो ग्रांट्स उत्तराखंड को 28,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मिले हैं वो नहीं मिलेंगे। पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की ज़्यादा है, उसके वो भी हमारे नुकसान में जाएगी। यहाँ का आबादी कम है, यहाँ का एरिया कम है, वो भी उत्तराखंड को उसके हिसाब से ग्रांट्स कम मिलेंगी। उत्तराखंड के अपने बजट में जो बजटरी एलोकेशन से उसके मुकाबले कहीं 43% और कहीं 27% बजट कम खर्च कर रहा है, जिसमें समाज कल्याण विभाग जैसे, ऊर्जा विभाग जैसे बड़े विभाग मौजूद हैं। तो उन विभागों में अगर बजट कम हो रहा है, कम खर्चा हो रहा है, तो फिर उत्तराखंड विकास से वंचित रहेगा। यहाँ उत्तराखंड में अगर लगभग 2000 स्कूल अगर बंद होंगे पिछले 10 साल के अंदर, तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो लगातार उत्तराखंड में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। उत्तराखंड में रोजगार अगर मिल रहा है तो बच्चों को ऐसा रोजगार मिल रहा है, नौजवानों को, जो उनकी योग्यता का अनुकूल नहीं है, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे, तो सैलरी से कम मिल रहा है और उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं मिल रहा। ये सारे विषय लेकर आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून के राजभवन स्थित लोक भवन में महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान एवं मेरी पहचान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभागियों को सम्मान प्रदान किया। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण की असली शुरुआत घर से होती है और समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे राज्यपाल जी की ये बड़ी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है वो 6 तारीख से ही जो है हम लोग करना का काम करें। आज राजभवन में एक कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित और हमारी बालिकाओं को समर्पित, और खास बात ये थी कि आज वही महिलाएं और वे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई जो कि हमारे ऐसी संस्थाओं में रहती हैं जहां पर समाज ने उनको किसी न किसी कारणवश जो समाज के मुख्य धारा से वंचित रही होती हैं अथवा समाज से उत्पीड़ित होती हैं। वे महिलाएं या तो सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं, वे बालिकाएं या तो सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं। तो आज उन बालिकाओं को जिन्होंने अपनी 12th में या 10th में जिन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए, अच्छे परसेंटेज स्कोर किए, उन्हें राज्यपाल के कर कमलों से सम्मानित हुई। वे महिलाएं जो कि संघर्षरत हैं और समाज की उत्पीड़ना को झेलते हुए आज चाहे वो स्वावलंबी होने या स्वरोजगार परक होने में या समाज के मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कराने में जो सफल हुई हैं, जिनके संघर्ष को सम्मान के साथ में एक ऊंचाइयों को जिन्होंने प्राप्त किया है, आज वे भी वहां पे सम्मानित हुई है। तो आज का जो ये दिवस रहा है और आज का ये सम्मान रहा है, अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय और विशेषतः रहा है, क्योंकि वंचित महिलाएं, वंचित बालिकाएं आज सरकार की नीतियों से लाभान्वित होते हुए सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। निश्चित रूप से गवर्नर साहब चारधाम यात्रा को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग की ट्रिप कार्ड व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब हर वाहन के ट्रिप कार्ड में यात्री और चालक के साथ साथ
टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक की जानकारी भी अनिवार्य होगी। इस बदलाव से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा और आपको बता दें टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी भी तय होगी। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने हाल ही में बस कंपनियों और टैक्सी मैक्सी कैब यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तय किराए से अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बार जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 है उसको हम लोग और ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए हमने जो हमारा ट्रिप कार्ड जो जारी करते हैं उसमें जो ओनर होगा और जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसकी डिटेल उसमें रहेगी। लाइसेंस डिटेल उसमें रहती है लेकिन फ़ोन नंबर भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई बात कहनी है या अगर कुछ शिकायत करनी है तो उस तक पहुंच सके। साथ ही इस बार हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई जैसे जाम की स्थिति होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो जो मोबाइल नंबर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगा ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड में, हम उस पर SMS के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन भी भेज सकें। और कुछ कस्टमाइजेशंस हमने करवाई हैं इस बार। जो ट्रिप कार्ड में कई बार दिक्कत आती थी, कैंसिल कराने में दिक्कत आती थी, तो हमने अपने जो चेक पोस्ट हैं हमारे वहाँ पर भी उनको हम पावर दिलवा रहे हैं इसमें कि वो वहाँ पर भी उसमें चेंजेस कर सकेंगे। तो उससे जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी इसमें रियायत मिलेगी। और साथ ही जो ऑल इंडिया परमिट की जो कंडीशंस हैं, जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स को हमेशा से एक शिकायत रहती थी कि हरिद्वार और ऋषिकेश से बाहर की गाड़ियाँ आके यहाँ पर व्हीकल चला रही हैं, यात्रा शुरू कर रही हैं, उससे हमारा व्यवसाय जो है प्रभावित। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।